नमस्कार मित्रों, बुक शेल्फ के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बुक शेल्फ में हम उन किताबों की चर्चा करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है विषय के हिसाब से, लेखक के हिसाब से, और जो कुछ उसमें लिखा गया है जिसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। उन सब किताबों को, नई किताबों को, नए लेखकों को और पुराने लेखकों की किताबों की भी चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत सारा खजाना उनमें छिपा होता है। लेकिन आज हम एक ऐसी किताब की चर्चा करेंगे जो मेरे हिसाब से वक्त से पहले आ गई थी। मुझे लगता है कि वक्त से पहले आ गई थी, क्योंकि जो सोसाइटी ने सोचा, जो सरकार ने सोचा, जो अदालतों ने सोचा, उसको उससे पहले एक तरह से कहना चाहिए एंटिसिपेट करना। यदि एंटिसिपेशन फैसले के हिसाब से ना भी सोचूं, तो सब्जेक्ट के हिसाब से एंटिसिपेट करने का काम इस किताब में किया गया। महत्वपूर्ण बात है वक्त से पहले चलना। हम लोग अक्सर जो बात करते हैं, वक्त से जो पहले लोग आते हैं, वक्त से पहले जो चलते हैं आगे, उनको समझने में वक्त लगता है समाज को। तो एक ऐसी किताब, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर, द मैन बिट्रेड। ये वक्त से पहले आई हुई किताब है, क्योंकि ये आ गई थी 2023 में, लेकिन चर्चा हो रही है अब 2025 में। ये किताब लिखी है स्मिता मिश्रा जी ने, मेरे मित्र हैं, बड़ी पत्रकार हैं, धाकड़ पत्रकार रही हैं, आजकल तो सरकार की सेवा में भी है, प्रसार भारती में एडवाइजर के तौर पर काम कर रही हैं। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत अच्छी किताब ये लिखी हुई है, लेकिन क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि ये किताब कुछ वक्त से पहले आपने लिख दी? ये बताइए, दुनिया को तो अभी तक समझ नहीं आई लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, फैसला आ जाने के बाद भी, देखिए, और आपने 2 साल पहले, 4 साल पहले उस पर काम किया और किताब को लिख दिया। और एंटिसिपेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोटे तौर पे जो आज अदालत का फैसला आया है, अभी जो फैसला आया, उसके रास्ते पर चलती दिखती है ये किताब। ऐसे कैसे हुआ? देखिए, आपका एक विजनरी नजरिया है, एक आगे देखने का। आप चीजों को एक आलोचनात्मक तरीके से देखते हैं, तो इसीलिए आपने ये विचार रखा कि ये समय से पहले आ गई। लेकिन जब मैंने इस किताब पर काम करना शुरू किया, तो इसका फैसला क्या आएगा ये तो बहुत दूर का सवाल था। उस वक्त तो ये भी नहीं पता था कि ये मसले का कभी फैसला आएगा भी क्या, क्योंकि जिस जिस कछुआ चाल से ट्रायल चल रही थी, ट्रायल तो आप यूं कहिए कि ट्रायल में इस गति से चल रही थी कि आपने देखा होगा 7-8 सालों में उस ट्रायल को लेकर बमुश्किल कोई 2-3 खबरें अपडेट आई हैं। उसका कारण यही है कि क्योंकि ट्रायल में कोई गति नहीं थी, ट्रायल में कुछ हो नहीं रहा था। हाँ, एक बात जरूर थी कि जब मैंने उस पर काम करना शुरू किया, तो ये शीशे की तरह साफ था कि फैसला जब भी आएगा यही आएगा। और यही कारण है कि मामला अदालत में विचाराधीन होने के समय भी मैंने पुस्तक लिखने का साहस किया। उसका कारण ये था कि मुझे लगभग 4 साल का समय लगा। 3 साल से अधिक तो मुझे केवल उसके दस्तावेज और उसके केस की बारीकियां और उसके डिटेल्स को अध्ययन करने में लगा। और आप देख रहे हैं कि मेरी, बेशक हिंदू टेरर का पूरा जो ये एक ताना बाना खड़ा किया गया, एक पूरा मकड़जाल, एक स्क्रिप्ट तैयार की गई, इस पूरे गेम प्लान, इस पूरी कंस्पिरेसी पर मेरी नजर थी। लेकिन किताब के दृष्टि से मैंने जो अध्ययन किया, वो कर्नल पुरोहित के केस को एक वानगी के तौर पर लेकर, क्योंकि कर्नल पुरोहित का केस उस पूरी साजिश का एक सबसे टिपिकल एक उदाहरण था कि एक सेना के सर्विंग अधिकारी जो सेना में सेवारत हैं और अपनी एक कट्टर देशभक्त की छवि रखते हैं, बहुत बहुत अपने काम में इतने माहिर माने जाते हैं कि ये एक तरह से एक उनके बारे में ओपिनियन थी कि ये सेना में बिल्कुल शीर्षस्थ पद तक जाएंगे अपने करियर में। इतने कम उम्र में उन्होंने इतनी उपलब्धि इंटेलिजेंस के दृष्टि से उन्होंने हासिल की थी। तो ये सब कुछ देखते हुए उनका केस एक बहुत ही गंभीर और एक टिपिकल उदाहरण इस पूरी कंस्पिरेसी का था। तो मैंने अध्ययन किया। आप सोचिए कि अगर इतना समय केवल इनके केस को लगा, तो अगर 7 जो अक्यूज्ड इस केस में हैं, जो शुरू में 10 थे, 11 थे, बाद में 7 रह गए, तो उन अक्यूज्ड के एक एक की कहानी पर अगर काम किया जाए, तो आप सोचिए कि ये कितना दूरगामी और कितना ही खतरनाक ये पूरा
मामला तैयार किया गया था। और आप देखिए कि सातों के सातों बरी हुए हैं। ऐसा नहीं कि किसी पे कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट ऑफ कुछ डाउट पाया गया या किसी की कोई भूमिका थी या किसी का कोई 19-20, सातों के सातों हर अभियोग से बरी पाए गए हैं। तो इसीलिए उस समय तो हमें नहीं पता था कि फैसला कभी आएगा भी। पहले तो ये हालात थे विजय जी की ये भी नहीं पता था कि क्या ये लोग कभी जेल से बाहर आ पाएंगे क्या। वो तो बहुत ही एक कुशल आर्ग्यूमेंट करके, अब जैसे कर्नल पुरोहित के मामले पर मैं फोकस करूंगी। कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर दोनों को जमानत मिली 2017 में, और दोनों के कर्नल पुरोहित के केस में बहुत ही जो हमारे पूरा जो एक मामला तैयार हुआ था, और मकोका उससे पहले ड्रॉप हो गया था। मकोका का चार्ज एक बार मकोका ड्रॉप हुआ, उसको दोबारा लागू किया गया, दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट जाके फिर से ड्रॉप हुआ। तो मेरा ये मानना है कि दरअसल ये पूरा मामला मालेगांव ब्लास्ट का ये उसी समय ड्रॉप हो जाना चाहिए था। जिस समय मकोका ड्रॉप हुआ उसके आप आर्ग्यूमेंट्स देखें तो पता चलता है कि इस केस में कोई जान नहीं रह गई थी, फिर भी इसको और इतने साल खींचा गया, और लगभग 8-9 साल और खींचा गया। तो ये तो तय है कि ये फैसला जब भी आता यही फैसला आता। ये फैसला कई साल पहले भी आ सकता था और अभी और भी टल सकता था। लेकिन एक जो चीज समझाइए, आपने किताब में भी इस बात का जिक्र किया, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को क्यों फ्रेम किया गया? कोई पॉलिटिकल ऐसा मसला तो नहीं था? एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर को फ्रेम करना, उसका कारण मतलब आपने किताब में बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, लेकिन हमारे लोगों को समझ में आए जो किताब नहीं पढ़े, कि क्यों, मान लीजिए साध्वी प्रज्ञा की बात करें तो समझ में आता कि एक पॉलिटिकल भी हो सकता है, और उनको फ्रेम करने से जो हिंदू टेरर पर भी आगे बात करेंगे क्योंकि वो इसका सारा फोकस है। लेफ्टिनेंट कर्नल तो उसका एक वो है, एक कड़ी है। कर्नल, हाँ, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को फ्रेम करने की वजह क्या रही? देखिए, इसके मल्टीपल कारण थे और सबकी बारीकी में जाना थोड़ा मुश्किल होगा। उसके लिए थोड़ा हाँ, हमारे आपको जो जी, आपके सुनने वाले उसको थोड़ा पढ़ेंगे पुस्तक को तो ज्यादा उसमें स्पष्टता आएगी। लेकिन मैं मोटी बात आपको बताती हूँ। कर्नल पुरोहित सेना में थे, सेना में हैं, अभी भी सेवा में हैं, और वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के विभाग के अधिकारी हैं। और आप थोड़ा सा हमें उस समय को देखना चाहिए विजय जी, जब ये पूरा मामला बना। मिलिट्री इंटेलिजेंस और सेंसिटिव होता है ना, मिलिट्री से भी ज्यादा। मिलिट्री इंटेलिजेंस का कोई सर्विंग ऑफिसर है तो वो तो और ज्यादा सेंसिटिव इशू हो गया। इसीलिए तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसके लिए थोड़ा सा हमें जल्दी से ब्रीफली थोड़ी सी एक नजर डालनी होगी कि उस समय देश के हालात क्या थे। मैं इंटरनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से कह रही हूँ। उस समय देश के हालात ऐसे थे विजय जी, 2005-6 से लेकर के 2008-9-10 तक, कि कोई शहर भारत का सुरक्षित नहीं था। आप शुरू करिए अयोध्या, फैजाबाद से लेकर के और जयपुर और अहमदाबाद तक, हर शहर में समझौता है। जी हाँ, हर शहर, अजमेर ब्लास्ट है, अजमेर, चंडीगढ़, दिल्ली तो 3-3 बार, और मुंबई को तो ऐसे लग रहा था कि आतंकी बिल्कुल तबाह करके ही दम लेंगे। बेंगलोर, अहमदाबाद, वाराणसी, लखनऊ, तो एक के बाद एक शहर आप देखिए जो या तो राजनीतिक कमर्शियल दृष्टि से उसका महत्वपूर्ण स्थान है, या वो हमारी कल्चरल स्पिरिचुअल नजरिए से एक महत्वपूर्ण केंद्र है। हर शहर को निशाना बनाया जा रहा था। भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में जाने से लोग डरने लगे थे। कोई त्योहार सुरक्षित नहीं रहा था। लोग त्योहार में, मेले में, उत्सव में जाने से कतराने लगे थे अपने परिवार के साथ। राष्ट्रीय सुरक्षा के बदतर हालात थे। और इंडियन मुजाहिदीन और सिमी, जो खुद को एक छात्रों का संगठन दावा करता था, दरअसल इंडियन मुजाहिदीन की एक तरह से वो नर्सरी थी। सिमी के कार्यकर्ता इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी बनते थे जाकर के, और इनका एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान से इनका जो गठजोड़ था, लश्कर ए तैयबा से, बाद में चल के जैश ए मोहम्मद भी इन दोनों से,
तो ये एक बहुत ही खतरनाक गठजोड़ बना हुआ था और पूरे भारत की सुरक्षा को बिल्कुल एक तरह से बहुत ही एक चरम की स्थिति खतरे की बनी हुई थी। कर्नल पुरोहित अपने करियर में दो बार कश्मीर में मिलिट्री इंटेलिजेंस की ओर से पोस्टिंग उनकी हुई थी और उस समय उन्होंने अपने जो सोर्सेस बनाए उसके कारण वो लश्कर के जो अपने लश्कर का जो पूरा नेटवर्क था उसमें बहुत ही गहराई तक वो उसको उसका उनको पूरा वो समझ चुके थे और इंडियन मुजाहिदीन और सिमी से उनके सारे कारोबार गठजोड़ का उनको धीरे धीरे पूरा डिटेल्स उनके पास आ चुकी थी, बहुत अंदर तक वो पेनिट्रेट उस नेटवर्क को कर चुके थे। और यही वो दौर था जब उनको ये पता चला कि ये जो सिमी और आईएम वगैरह हैं इनका हमारे देश के सेंट्रल इंडिया में जो माओवादी सक्रिय हैं नक्सल, उनके साथ हथियारों और फंडिंग वगैरह का एक गठजोड़ बन रहा है, हथियार वगैरह उनको मुहैया कराने का, और ये पूरा खेल नेपाल के रास्ते हो रहा था। बल्कि कर्नल पुरोहित ने पहली बार ये बात की ओर ध्यान दिलाया था कि समुद्र का रास्ता भी इस्तेमाल हो सकता है, जो मुंबई हमले में बाद में हमने झेला जो हुआ लास्ट में। तो एक ये था कि जो जिहादी नेटवर्क था उसके लिए ये बहुत जरूरी था कि कर्नल पुरोहित जैसे व्यक्ति को, जिन्होंने इन सारी चीजों को अपने रिपोर्ट में लिखित में दर्ज कर दिया था ब्लैक एंड व्हाइट में, और दूसरा कि कहीं ना कहीं उन्हें ये मैं ये कहूंगी कि उनको कहीं ना कहीं ये सूत्र भी मिल गया था कि ये जिहादी नेटवर्क को एक राजनीतिक, मैं प्रश्रय तो नहीं कहूंगी लेकिन समर्थन कहीं ना कहीं मिल रहा है, उनको बचाने की कोशिश हो रही है कि वो पकड़े जाए तो छोड़ दिए जाए, उन पर दबाव न बने, उनको पकड़ धकड़ ना हो, ये पूरा चल रहा था। तो मुझे लगता है कि कई ताकतें उस समय थी जिनके लिए कर्नल पुरोहित को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी हो गया था। दोनों बातें एक साथ पूरी हो रही थी। एक व्यक्ति जो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया उसको रास्ते से हटा भी दिया जाता, और ये जो जिहादी नेटवर्क के खिलाफ ये पूरे हिंदू टेरर का जो एक पैरेलल नैरेटिव खड़ा करना था, एक फॉल्स इक्विवेलेंस, इसको खड़ा करने में इससे बढ़िया एक कैरेक्टर क्या मिलता कि आप दुनिया को कहें कि देखिए भारतीय सेना में भी ऐसे चरमपंथी लोग हैं जो इस तरह का एक हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं और जहां चाहे विस्फोट करना चाहते हैं और एक खतरनाक टेरर नेटवर्क तैयार हो रहा है। तो मुझे लगता है यही कारण था कि वो इस तरह से इसके निशाना बन गए वो इसका। स्मिता जी, कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं, मैंने तो पूरी किताब पढ़ी है इसलिए मैं समझता हूँ कि कुछ लोग समझ सकते हैं कि भाई ये हिंदू टेरर वाली बात, हिंदू टेरर फिर आऊंगा मैं, लेकिन ये किताब एक एजेंडा के तहत लिखी गई। लेकिन मैं वो कहानी आपके साथ उसको डिस्क्लोज करना चाहता हूँ या वो करना चाहता हूँ कि जो रॉयल एनफील्ड की कहानी और वो बालूशाही की कहानी और वो सपनों की रानी की कहानी और कैसे कर्नल पुरोहित को मनाना इस बात, क्योंकि लोग समझेंगे कि ये तो आपने एक एजेंडा के तहत किताब लिख दी, जैसे एक सरकार या एक पॉलिटिकल पार्टी कर रही थी, आपने उसको दूसरे पक्ष के तौर पर रख दिया। तो थोड़ा सा उसको समझाएंगे तो लोगों को समझाएंगे कि इट्स टफ नट फॉर दिस मैन कर्नल पुरोहित, और उसको उनको मनाना, उनको तैयार करना, और जब कागज ना मिलना, जिस आदमी के लिए लड़ाई आप लड़ रहे हो वो आपको कॉपरेट नहीं कर रहा है एक तरह से, सॉरी टू से, मतलब फर्स्ट स्टेज में मैं आपको नहीं दूंगा पेपर, आपको जो करना है वो करिए। थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे तो लोगों को ज्यादा बात समझ आएगी। जी हाँ, और आपको इससे ही मैंने इस हिस्से को शुरुआत में इसलिए रखा, एक तो सीक्वेंस की बात थी कि भाई आखिर मैंने किताब लिखी क्यों, और आप जो सर ये कह रहे हैं कि लोगों को ये लगा होगा कि एजेंडे के तहत लिखी गई है, लगा नहीं, लोगों ने बहुत खुल करके बोला, लोगों ने बहुत बेशर्मी के साथ ये बोला और अभी तक बोलते रहे। ये वर्डिक्ट आने तक ये आरोप मुझ पर, और केवल मुझ पर ही नहीं हमारी पब्लिशर पर, मैं तो ये मानती हूँ कि मुझसे ज्यादा हमारी पब्लिशर का साहस रहा है, क्योंकि मुझे तो क्या था, मुझे तो ये फैसला किया गया तो और ज्यादा बड़ी हिम्मत का काम था। जी, मैं तो मानती हूँ कि मेरा काम कम साहस का था, क्योंकि मुझे तो लिख देना था,
लेकिन असली साहस जो है वो पब्लिशर का है। कोई इसको हाथ लगाने को तैयार नहीं था इस किताब की कहानी को सुन के। वो कहते तो ये थे कि मामला अदालत में है, अभी रुक जाओ, लेकिन वास्तव में उन्हें पता था कि अदालत से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस मुद्दे पर और भी किताबें लिखी गई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो लोग बाद में अदालत गए इस पर इंजंक्शन लगाने के लिए, बैन करवाने के लिए, वो अदालत ने मना भी कर दिया, उनकी पिटिशन रद्द हुई। तो मामला अदालत में विचाराधीन का सबजुडिस होने का मामला नहीं था। मामला ये था कि कोई इसको छूने को तैयार नहीं था। और लोगों ने ये कहा, लोगों ने पहले पूछा, सवाल किए कि आपको क्या मतलब कर्नल पुरोहित से? आपका ना तो आर्मी का कोई बैकग्राउंड है, ना आपका कोई पारिवारिक या प्रोफेशनल उनसे कोई बैकग्राउंड है, कोई संबंध है। तो लोगों ने ये भी इशारा किया कि अरे ये सब तो लिखवा दिया जाता है, पता करो क्या मिला। अब हमें क्या मिला ये तो हमारे घर आकर देख लें तो उन्हें समझ आ जाएगा हमें क्या मिला। लेकिन बात दरअसल ये थी कि मुझे वो लिखना जरूरी था, इसलिए क्योंकि उस समय, आज ना ये वर्डिक्ट आ गई तो लोग थोड़ा सा इस पर बात कर रहे हैं। उस समय आप कहीं भी इस पर कुछ सर्च करते तो आपको मिलता कि केस के बारे में कि हिंदू टेरर है और हिंदू टेरर ऐसे हुआ वैसे हुआ, यानी हिंदू टेरर को लेकर एक पक्ष की सारी बातें भरी हुई थी। लेकिन पब्लिक डोमेन में हिंदू टेरर के इन अक्यूज्ड के पक्ष की कहीं कोई बात नहीं थी। हाँ, कुछ राजनीतिक बयान थे नेताओं के, राजनेताओं के, संघ के नेताओं के, पर वो पॉलिटिकल कमेंट्स थे। पॉलिटिकल कमेंट्री से बात नहीं बनती। अगर मामला गलत है तो उसको समझना होगा कि गलत क्यों है, उसमें गलत क्या है, उसकी बारीकी से समझना होगा कि फर्जी मामला है तो क्यों फर्जी है। तो ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लगा कि ये मामले के मतलब कुछ एक साल के अंदर ही लोग इस पूरे मसले को भूलते जा रहे हैं। अगले 10 साल में तो कोई भी कुछ याद नहीं रखेगा। तो ये एस्टेब्लिश हो जाएगा दुनिया में कि एक हिंदू टेरर है और जो जिहादी टेरर से भी अधिक खतरनाक है। और देश में इस तरह के लोग हैं जो सेना में भी हैं, जो पूरे देश में आतंक का कार्य कर रहे हैं। तो ये इसको, इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए, इसके बराबर एक सच्चाई पेश करने के लिए मैंने ये सोचा था लिखने का। लेकिन मैं आज ये बात स्वीकार करूंगी कि मुझे भी लगता था ऐसा कि कहीं कोई ऊंच नीच कुछ रहा होगा, कुछ हुई होगी बात हुई होगी, आतंक नहीं होगा लेकिन कहीं कुछ चूक हुई होगी जिसके कारण ये पूरा मसला बना। जब मैं पहली बार कर्नल पुरोहित से मिली तो मैं ये देखकर दंग रह गई कि कोई कितना बड़ा देशभक्त हो सकता है। और इसका प्रमाण आप उस दिन देख सकते हैं जब वर्डिक्ट आया तो कर्नल पुरोहित ने मीडिया से जिस तरह बात की, उन्होंने एक भी राजनीतिक एक अक्षर का बयान नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम, कई बार हमारी एजेंसी से भी चूक हो जाती है, हम देश का काम करते हैं, कई बार गड़बड़ हो जाती है, कोई बात नहीं। आप समझ सकते हैं कि 17 साल जिस व्यक्ति ने अपना पूरा करियर जिसका ध्वस्त हो गया, जिसका पूरा परिवार इससे प्रभावित हुआ, खुद तो जो प्रभाव पड़ा वो छोड़िए, उसके बाद वो व्यक्ति बरी होने पर ऐसी बात कर सकता है। एक शब्द, कोई बिटरनेस, कोई कटुता, कोई कड़वाहट उनके बात में नहीं थी। तो यही चीज पहली बार मैं देखकर दंग हुई थी, जिस तरह से मेरी उनसे मुलाकात हुई। और उन्होंने बस एक वाक्य कहा था जब मैंने उनसे पूछा कि आपका केस तो बहुत साफ दिखता है, मतलब मुझे हैरानी होती है कि इसको लेकर अभी ट्रायल की कोई जरूरत भी है, इसमें तो कहीं कोई आरोप टिकता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा था क्या करे, आर्मी वालों का कोई नहीं होता। शायद कोई नहीं होता से उनका मतलब ये था कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए तो फिर भी कुछ लोग आगे आते हैं राजनीतिक मकसद से, लेकिन आर्मी में रहने वाला, क्योंकि आर्मी एक ऐसी संस्था है कि वो राजनीति में सामने आएगी नहीं और कोई और। तो ये दर्द मुझे कहीं दिखा था, लेकिन उनके मुंह से एक शिकायत का लफ्ज नहीं निकला। और बहुत ही एक मैच्योर और बहुत ही ठंडे एक उससे, जैसे कि आप उन्हें देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस व्यक्ति के जीवन में ये हालात रहे हैं। ये व्यक्ति 9 साल जेल में टॉर्चर बर्दाश्त करके बाहर आया है, और तब तो उनको बेल मिले थोड़ा ही समय हुआ था जब मेरी उनसे मुलाकात हुई।
बल्कि मैं किताब पर काम शुरू ही इसलिए करना चाहती थी कि अब बेल मिल गई तो हम कुछ इस पर आगे काम कर सकते हैं। और मैंने आपको कहा कि एक बिल्कुल एक पक्के सेना अधिकारी की तरह उनकी बुलेट, मैं आज एक मैं क्षमा चाहूंगी, मुझे लगे उनके परिवार को ये बुरा ना लगे, मैं एक बहुत दिलचस्प जानकारी अगर आपके पास समय है तो मैं बताना चाहूंगी। आप जो भी बाइक लवर्स हैं हमारे देश में और बुलेट के प्रति बड़ा उनका आकर्षण है, मैं बताना चाहूंगी कि कर्नल पुरोहित के जिस बुलेट के बारे में जितने गर्व और जितनी चेहरे पर चमक उनकी थी जब उन्होंने मुझे अपनी बुलेट दिखाई, तब उन्होंने मुझसे कहा आप इसकी फोटो लीजिए। वो मुझे अपनी फोटो लेने की इजाजत नहीं दे रहे थे, मैंने भी फोटो ले ली। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि अब आप बताइए कि इस बुलेट में खास क्या है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा, गाड़ी बहुत ही बढ़िया कंडीशन में थी, हीरे की तरह चमक रही थी, लेकिन नई बात मेरी समझ में नहीं आई। तब उन्होंने बताया कि हम सब जानते हैं कि बाद में रॉयल एनफील्ड ने भारत में प्रोडक्शन शुरू की थी बुलेट्स बनाने की, और तब मुझे पता चला कि कर्नल पुरोहित के पास जो ये बाइक है, ये दरअसल लंदन से एनफील्ड की फैक्ट्री से भारत आने वाली अंतिम बाइक है। तो उसके बाद ही भारत में प्रोडक्शन शुरू हुई। तो ये वहां से इंग्लैंड से आने वाली अंतिम बाइक का नंबर, ये वो बाइक है जो उन्होंने अपने एक सीनियर से खरीदी थी। उस समय वो उनके सीईओ थे और कर्नल साहब एक यंग अधिकारी थे सेना के, और उनके सीनियर ने ये कहकर उनको बाइक दी थी कि मुझे लग रहा है कि मैं अपना एक बेटा तुम्हें सौंप रहा हूं अपनी। तो ये आपको बताता है कि इससे किसी देशभक्त सेना अधिकारी के लिए इससे बड़ा आरोप क्या हो सकता है कि तुम देश के गद्दार हो, तुम आतंकवादी हो। उसको झेलना, उस स्थिति को झेलना, ऐसे आरोप में रहना 9 साल तक, खुद एक यूनिफॉर्म पहनने वाला अधिकारी दूसरे यूनिफॉर्म्ड अधिकारियों से टॉर्चर हो रहा है, अपमानित हो रहा है, उसके परिवार को हैरेसमेंट हो रही है, और फिर भी उनका अपने देश, अपने काम और सेना के प्रति उनकी जो निष्ठा है वो अद्भुत है, वो विश्वास करना मुश्किल है। और जैसा आपने कहा कि यही सेना और ड्यूटी के प्रति निष्ठा ही एक कारण थी कि मैं उनके केस पर लिखना चाहती हूं, पर वो मुझे कोई दस्तावेज, कोई इनपुट्स डिटेल केस के देने को तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था कि एक अक्यूज्ड होने के नाते जो कोर्ट में केस का सामना कर रहा है, ये मैं नहीं करूंगा, ये मेरे लिए उचित नहीं है। क्या आपने अपनी रिपोर्टिंग में ऐसा कोई अक्यूज्ड देखा है जो आप उसके केस के लिए बात करें और वो आपको कोई प्रूफ ना दे? तो आप सोच सकते हैं कि जो कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी वगैरह के दस्तावेज और अन्य डिटेल वगैरह, मुझे बहुत समय लगा, और यही कारण है कि पुस्तक को पूरी तरह लिखने में समय लगा, क्योंकि एक तो बहुत ही संवेदनशील विषय था, ये कोई फिक्शन थी नहीं कि कुछ भी लिख दिया जाए। एक एक बात बहुत बारीकी से बार बार चेक करनी पड़ती थी, और दूसरा कि इसमें कोई आगे नहीं आ रहा था, न कागजात आसानी से मिल रहे थे और न कोई बात करने को तैयार था। तथाकथित कर्नल साहब के बहुत करीबी लोग, बहुत ही करीबी अधिकारी और मित्र, वो भी शिष्टाचार से बात करते थे, लेकिन केस के बारे में कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं होता था। अब जो बड़ा इशू है, जो इस किताब का फोकस है एक्चुअली, और जो पूरी हमारा पॉलिटिकल एक वो है, हिंदू टेरर। ये हिंदू टेरर की जरूरत क्यों पड़ी? क्या जो यूपीए सरकार है, जो शब्द कॉइन किया गया, कोई भी सरकार रहती है, कोई घटनाएं होती है तो उसके खिलाफ जांच करना, उनके लोगों को पकड़ना, ये एक मकसद होता है। और जैसे मकोका भी बना हुआ है महाराष्ट्र में, तो मकोका का मकसद है ना कि जो आतंकवादी हैं या जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए। तो क्यों ये शब्द कैसे कॉइन हो गया और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आपको क्या समझ आई बात? मुझे लगता है या हिंदू टेरर कह लें, जो भी शब्द को काम मिले। मुझे लगता है कि, और इस सिलसिले में मैंने एक बैठक का हवाला भी दिया है दिल्ली में, गृह मंत्रालय में बैठक का। मुझे ऐसा लगता है सर कि देश में जिहादी आतंक
सिमी और इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा और कुछ और भी छोटे संगठन थे, अहले हदीस वगैरह के ऑफशूट्स, इन्हीं के दूसरे ऑफशूट्स बन गए थे। इस तरह के बहुत से संगठन सक्रिय थे और राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति मैंने आपको बताई पहले कि कितने बुरे हालात थे। तो सरकार बहुत दबाव में थी और कहीं ना कहीं एक प्रयास था कि उस आतंक की गंभीरता, उसकी भयावहता को हल्का करके, कम करके दिखाया जाए और उसके लिए एक पैरेलल टेरर, एक थ्योरी खड़ी करने की कोशिश थी कि देखो कट्टरपंथी दोनों तरफ होते हैं, आप समझ रहे हैं। इसको एक फॉल्स इक्विवेलेंस बनाया जा रहा था कि आतंकवाद तो आतंकवाद होता है, कट्टरपंथी हर तरह के होते हैं, चरमपंथी सब तरफ होते हैं, सेना में भी हो सकते हैं, कोई भगवा पहने हुए समाज के लिए काम कर रही है कोई साध्वी, वो भी इस तरह का काम कर सकती है, वो भी ब्लास्ट करवा सकती है। तो चरमपंथी दोनों तरफ हैं, हमारे लिए खतरा दोनों है। हिंदू आतंकवाद इस समय ज्यादा बड़ा खतरा है। आप देखिए इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, समझौता ब्लास्ट, जिसमें आरिफ कासमानी और सफदर नागौरी, ये दो लोग रिकॉर्ड पे स्वीकार कर चुके थे कि ये ब्लास्ट उन्होंने करवाया और लश्कर इसके पीछे था। उसको बदल के हिंदू आतंकवाद बता दिया गया और रिपोर्ट मौजूद है जिसमें वो सारा पूरा कंस्पिरेसी एकदम क्लियर केस है, उसमें कोई शक नहीं है, फिर भी वो पलट दिया गया। हैदराबाद मक्का मस्जिद, अहले हदीस का साफ साफ उसमें नाम है। नहीं, लेकिन यूपीए सरकार को आप जो कह रहे हैं, यूपीए सरकार उस वक्त थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस को तो हिंदू भी वोट देता है, ऐसा तो है नहीं कि हिंदुओं को वोट मिलता नहीं कांग्रेस को। सर मुझे लगता है पहली बात है कि हिंदुओं ने बहुत आसानी से इस थ्योरी को कुछ समय के लिए एक्सेप्ट कर लिया, बाद में भले उन्हें भी शक हुआ, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आतंकवादी नेटवर्क रातों रात खड़ा हो गया, देश भर में इतने बड़े कांड कर दिए और फिर एकदम से गायब हो गया, वो हिंदू टेरर कहाँ चला गया। लेकिन ये मंशा क्या थी, इसके सबसे मैं कहूंगी अचूक प्रमाण है कि जिसमें कोई डाउट नहीं हो सकता, जो बिल्कुल इसको एस्टैब्लिश करता है इस बात को, जो बात मैं कह रही हूं। पहला प्रमाण है राहुल गांधी का टिमोथी रोमर से बातचीत विकीलीक्स के द्वारा जो बाहर आई कि हमारे लश्कर को छोड़िए, हमारे लिए बड़ा खतरा हिंदू आतंक है। यह बात कहने की क्या जरूरत थी, सीधी सी बात है कि यही माना जा रहा था, यही बताने का प्रयास था, एक बात। दूसरी बात, जो मुंबई हमले को हिंदू टेरर बताने का पूरा एक प्रयास था, मेरा मानना है कि सबसे पहले मालेगांव ब्लास्ट, उसके बाद समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट और उसके बाद हैदराबाद मक्का मस्जिद ब्लास्ट, ये एक के बाद एक तीनों को जो हिंदू टेरर घोषित किया गया, इनमें अन्य लोग संलिप्त हैं ये पता होने के बावजूद भी इनको पलट के हिंदू टेरर दिखाया गया। ये पूरी तैयारी थी, एक बिल्डअप था मुंबई हमले को 26/11 को हिंदू टेरर स्थापित करने का। और अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया, उसके घर गांव परिवार सबका पता चल गया, उसके बावजूद भी किताब छापी गई कि मुंबई हमला आरएसएस की साजिश। तो ये क्या पहले से तैयार थी? अगर प्रमाण पर किताब लिखी जाए तो प्रमाण तो कसाब हमारे जिंदा प्रमाण था, उसके बाद भी वो किताब आई और पढ़ी गई और बेची गई और बड़े बड़े दिग्गजों ने उसको विमोचन करने उसके मंच पे आए थे। तो आप देखिए, आप राकेश मारिया साहब की किताब पढ़िए, अन्य जगह मेरी किताब में भी इसका रेफरेंस है। सभी आतंकवादियों के हाथ पर कलावा बंधा था, रक्षा सूत्र बंधा था, सभी आतंकवादियों के पास, खास करके कसाब के बैग से निकला हिंदू नाम का आइडेंटिटी कार्ड मिला, उन सबको हिंदू आई कार्ड दिलवाए गए थे। कसाब का जो हिंदू आई कार्ड था वो समीर नाम से था, हैदराबाद के कॉलेज का। जी, ये काम सरकार ने तो नहीं किया था ना? नहीं, जब वो आतंकवादी आए होंगे, जो ये बात बीजेपी एजेंडा चलाती है कि भाई ये हुआ, हिंदू वो आतंकवादी थे, उनके हाथ में कलावा था, मान लिया, ठीक है, लेकिन वो कलावा बांधने का काम उस समय की सरकार ने तो नहीं किया था कि पहले कलावा बांधे फिर हमला किया। सर सरकार की भूमिका यहाँ आती है कि जब अफसरों के पास, मालेगांव में आईजीपी नासिक के पास
समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में वहां की एसएसपी के पास, हैदराबाद के केस में वहां की पुलिस के पास पूरा केस तैयार था कि किसने वो हमला करवाया और उसके डिटेल्स थे। वो पलटा किसके आदेश पे गया? हम सब जानते हैं कि एक केस बता रही हूं, सिर्फ एक केस। फर्स्ट रिस्पॉन्डर किसी भी कांड में फर्स्ट रिस्पॉन्डर स्थानीय पुलिस होती है, हम सब जानते हैं। मालेगांव ब्लास्ट में आईजीपी नासिक उसके फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे। आईजी नासिक ने उसकी जांच शुरू भी नहीं की थी। एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर अपनी जांच करके एक रिपोर्ट देता है, कम से कम उस रिपोर्ट को देखने के बाद आगे फर्दर जांच का फैसला होता है, विचार होता है। ना कोई मांग हुई ना कुछ, आईजी नासिक से मामला उठा करके और एटीएस को सौंप दिया गया। और अभी मैं उस पर नहीं आई हूं कि किस तरह से एविडेंस प्लांट किया गया मालेगांव केस में, या किस तरह से भारती अरोड़ा हैं समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में, अब वो सेवानिवृत्त हो गई हैं, उनके पास पूरा दस्तावेज था। फायदा किसको हुआ? सफदर नागौरी, आरिफ कसमानी भाग गए, पाकिस्तान चले गए, फिर कुछ पता नहीं चला, वो भाग गए। मालेगांव ब्लास्ट के असली लोग कभी नहीं दुनिया के सामने आए। हैदराबाद मक्का मस्जिद ब्लास्ट में असली दोषी छूट गए, वो भाग गए। तो इसको एस्टैब्लिश कौन करना चाहता था? पुलिस तो नहीं करना चाहेगी, पुलिस तो कभी नहीं करना चाहेगी। पुलिस को क्या फर्क पड़ता है? सीधी सी बात है, एक स्क्रिप्टेड थ्योरी थी, उस थ्योरी को एस्टैब्लिश करने के लिए एविडेंस प्लांट किए गए, लोग उसमें फंसाए गए। सर आप मुझे एक बात बताएं, क्यों समझौता ब्लास्ट में आखिरकार अब मालेगांव में, हैदराबाद मक्का मस्जिद में सारे लोग सालों साल की ट्रायल के बाद अंततः छूट क्यों गए? अगर कुछ भी प्रमाण होता तो उनको सजा होती, उनका दोष साबित होता। समझौता हुआ ये कि असली वास्तविक दोषी छुड़वा दिए गए, कुछ पहले से तय किए गए नाम उनको फंसाया गया, स्वामी असीमानंद को, साध्वी प्रज्ञा को, कर्नल पुरोहित को और इनके साथ अन्य लोग, और अंततः एक एक करके सब छूट गए। लेकिन अंततः सब छूट गए, सब छूट गए हैं। आपने इतना स्टडी इसको किया है और अब करीब करीब 10 साल हो गए आप इस पर काम करते हुए। अभी होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह जी, उन्होंने पार्लियामेंट में बहस करते हुए ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, और वो एक सिंह था कि उसके अगले दिन ये फैसला आया। क्या आप अमित शाह जी के इस स्टेटमेंट को पूरी तरह से स्वीकार करती हैं, या आप भी समझती कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता? देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। कारण ये है कि क्या उन्होंने अगले दिन मालेगांव का वर्डिक्ट आना था ये सोच करके बोला? मालेगांव का वर्डिक्ट उस दिन आएगा। उस कनेक्ट को मैं सवाल जो सीधा स्टेटमेंट है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता, एक बात ये कही गई, अदालत में अगले दिन कहा गया कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता। आप किसके साथ खड़ी हैं? नहीं, मैं ये मानती हूं कि आतंकवाद, देखिए, एक विचारधारा तो है जो लोगों को रेडिकलाइज करके आतंकवादी बना रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो धर्म नीति आतंकवाद है। हम धर्म को दोष नहीं दे सकते, लेकिन एक धर्म को विषय बनाकर, एक धर्म को आड़ बना करके रेडिकलाइजेशन का काम हो रहा है, और जो आतंकवादी बन रहा है उसको ये समझाया जा रहा है कि तुम ये दीन के लिए कर रहे हो, तुम ये मजहब के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो जी आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं? जोड़िए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं, मैं केवल ये जोड़ना चाहती हूँ कि आपने कहा कि भाई कंस्पिरेसी आखिर हुई क्यों, कहां से हुई। मुझे लगता है कि अभी ये वर्डिक्ट अधूरा है। ठीक है, आपने अ सेट ऑफ पीपल, कुछ लोगों को एविडेंस प्लांट करके, अब उस बारीकी में जाने का फायदा नहीं, बहुत समय हो गया है सर। एक एक एविडेंस कैसे प्लांट किया गया वो धीरे धीरे सब बाहर आ गया है। ठीक है, वो तो अब उस पर हाँ, बड़ी तो मैं ये मानती हूँ, ये भी है ना, इसका एक पक्ष ये भी है कि 7 आरोपी छूट गए, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, इसमें किसी पर कोई आरोप नहीं है। लेकिन 6 लोग मारे गए, किसी ने तो मारा ही होगा, ये सवाल भी खड़ा हुआ है। तो मैं ये मानती हूँ, 2 बातें हैं। एक तो इन केसेस में कुछ लोग बीच में मारे गए, सिर्फ मालेगांव में नहीं, एक अन्य मामले में भी, पहली बात। दूसरी बात कि सर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये 7 आरोपी छूट गए, लेकिन एक विस्फोट तो हुआ था ना जी।
हाँ, तो विस्फोट एक किसी ने तो ब्लास्ट किया तो होगा। हुआ, एक ब्लास्ट तो हुआ, लोग मरे तो सही, किसी ने तो ब्लास्ट करवाया। वही तो वो अब तो नहीं सवाल मिले। ये है, अब सवाल ये है कि ये लोग जो फंसाए गए थे, जिनको अब अदालत ने बरी कर दिया, क्या इनको फंसाने के लिए ही मालेगांव का ब्लास्ट करवाया गया, या मालेगांव के ब्लास्ट के लोगों को बचाने के लिए इनको फंसा दिया गया? ये दो बातें हैं और दोनों ही बहुत ही गंभीर स्थितियां हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप समझौता और मक्का मस्जिद वगैरह को 2 मिनट के लिए छोड़ दें, केवल मालेगांव ब्लास्ट को आप एक एग्जाम्पल की तरह लें, तो ये वर्डिक्ट अधूरा है। आपने कुछ लोगों को फंसाना चाहा, वो बरी हो गए, वो तो छूट गए, लेकिन लेकिन जिसको ये सजा हुआ मिलनी क्यों? चाहिए। जिसने करवाया उनका क्या? जो मारे गए उन परिवारों के जस्टिस का क्या? ये तो अधूरा न्याय है ना। अधूरा है। तो मैं ये मानती हूं कि अब इस पर नए सिरे से जांच होनी चाहिए। अब ये साबित हो गया कि कोई भी लिंक, चाहे मोटरसाइकिल का, चाहे आरडीएक्स का, चाहे अभिनव भारत का, वो ब्लास्ट से उसका लिंक नहीं मिला। तो फिर कहां से ब्लास्ट हुआ ये पता करो। और जिन लोगों ने एविडेंस प्लांट किया, एएसआई बागड़े ने तो अदालत में मान लिया, जिन लोगों ने एविडेंस प्लांट किया उन लोगों को जांच करो, उनका पता करो। कुछ लोग कहते हैं, मेरा ये मानना है कि अगर मामले की तह तक जाना है, हिंदू टेरर की कंस्पिरेसी तैयार की गई, कहां तक, किस लेवल पे तैयार की गई, उसकी जड़ तक जाना है, तो शुरुआत एटीएस मुंबई से होनी चाहिए, एटीएस महाराष्ट्र से होनी चाहिए, उनके लोगों से जांच शुरू होनी चाहिए। और आप देखिएगा, हम अगर पूरी निष्ठा से ये जांच ऑर्डर हुई, शुरू हुई और इसको फॉलो किया गया, तो ये कंस्पिरेसी के जो कुछ सवाल अभी पूरी तरह उत्तरित नहीं है, इन सवालों के जवाब मिलेंगे, हम इसकी जड़ तक पहुंचेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल आपने बेहतर तरीके से बात को रखा। एक चीज और समझना चाहता हूँ, इस पे जांच पर आता हूँ मैं, लेकिन एक सवाल बीच में आ गया जब ये बात हुई कि प्लांट हुआ, हिंदू टेरर शब्द आया। तो हिंदू टेरर से जुड़ा हुआ आपने जो किताब में नाम लिखा है, वो एक और महत्वपूर्ण नाम है, वो है आरके सिंह साहब का। वो उस समय सरकार के बड़े अफसर थे और आपने उसको कोट किया। मैं शिंदे साहब ने भी कहा, लेकिन शिंदे साहब की बात छोड़ देता हूँ, मैं स्मिता की बात करता हूँ। स्मिता जी नहीं, ने ये इसको मतलब इसको नकारने का से क्या लाभ है? मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो बात स्मिता मिश्रा जी को पता है, जो देश को पता है, वो व्यक्ति जो हिंदू टेरर के खिलाफ लड़ाई लड़ती हो पॉलिटिकल पार्टी, उसका बड़ा मंत्री बनता है। ये क्या है? इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, दो बातें हैं। अडवाणी जी वाले केस को छोड़ देता हूँ, क्योंकि अडवाणी जी के डीएम के तौर पर उन्होंने अरेस्ट किया, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन ये तो एक बड़ा शब्द है, जिसने पूरी कॉन्स्पिरेसी को बुना है, विवन किया है। देखिए, एक तो अडवाणी जी वाला मामला बहुत पुराना मामला है, और दूसरी बात यह है कि उस समय वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से राज्य सरकार का आदेश होगा, तो अधिकारियों को आदेश पालन करना पड़ता है, आप बेहतर जानते हैं। हिंदू टेरर के मामले में मुझे लगता है कि उस समय भी वो एक अधिकारी ही थे, डीएम से होम सेक्रेटरी बन चुके थे। एक ब्यूरोक्रेट के लिए ये सबसे उच्च स्थान होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी से आगे कोई सिविल सर्वेंट क्या जाएगा। तो वो उच्च स्थान पर पहुंच चुके थे, लेकिन थे वो सेना के एक, माफ कीजिएगा, सरकार के अधिकारी ही थे, मंत्रालय के अधिकारी। पॉलिटिकल लीडरशिप के बताए ट्रैक पर ही उनको आगे बढ़ना होता है। और उस समय जिस तरह से मामला पेश किया गया था, मुझे लगता है कि अधिकारियों की ओर से पूरी टीम, उनको भी ये कहा गया होगा कि ये तो साफ साफ लगता है कि हिंदू टेरर का मामला है। मैं ये भी जानती हूं कि एक स्टेज वो भी आया था कि ठीक है, आरके सिंह जी के बयान तो दुनिया के सामने, उसको झुटलाने कोई उसको नकार तो सकता नहीं, वो तो रिकॉर्ड पे है, टेलीविजन पे है। लेकिन ये बात भी हमें मालूम हुई है कि जब ये स्टेज आया कि आरएसएस के शीर्ष अधिकारियों को इसमें फंसा, इसमें उनका नाम इसमें फंसाया जाए उनको, और यहां तक कि सरसंघचालक संघ के जो हैं, जो संघ के मुखिया हैं, उन तक पकड़, उनको भी अरेस्ट करने और पूछताछ के लिए, अरेस्ट ना सही उनको बुलाकर पूछताछ करना, डिटेन करना, ये सब कुछ विचार हुआ। तो मेरी जानकारी है कि आरके सिंह ने ही इसमें रेजिस्ट किया था कि ये शायद इसको ये साबित करना हमारे, मतलब ये ज्यादा हो जाएगा, ये करना संभव नहीं है, इसमें कोई ऐसी लिंक नहीं, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है। ये बात भी है
उस समय के सूत्र बताते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स डायनामिक है, पॉलिटिक्स चलायमान रिवार्ड के है। तौर पे आप बता रहे हैं, जी रिवार्ड के तौर पे बता रहे हैं, आरके सिंह का रिवार्ड इस तरह से मिल गया? नहीं, ये तो देखिए, मुझे लगता है कि जो भी उनका भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना, फिर उसके बाद चुनाव लड़ना, फिर एक मंत्री पद भी उनको मिला, फिर दोबारा फिर से चुनाव लड़ना, मुझे लगता है जब हम और आप रोजमर्रा की खबरों में सब कुछ जान रहे हैं, तो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी इससे अनजान तो नहीं रह सकती, उन्हें ये पता होगा। तो मुझे लगता है कि आरके सिंह जी ने इसका उचित एक्सप्लेनेशन दिया होगा। मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकती हूँ कि एक्सप्लेनेशन यही रहा होगा कि ये सरकार का उस समय का आदेश था, लेकिन अगर कुछ और है तो मैं नहीं जानती। मतलब ये है आई एम कि नॉट प्रिवी टू दैट। संविधान की शपथ खाने वाले लोगों पर हम भरोसा ना करें, क्योंकि असली बात तो चेतक के घोड़े की, ये महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े की जैसी है, नहीं है कि चेतक की पुतली के साथ मुड़ते हैं, वो होम सेक्रेटरी हो, वो एटीएस के ऑफिसर हो या एनआईए हो, क्योंकि आपने एनआईए पर भी बड़ा डिटेल में थोड़ी सी बात की है। तो ओवरऑल और एनआईए को लेकर एटीएस की जो भूमिका हुई, जिस तरह से उसने जांच की, वो सब भी सामने आया है, उसमें किस तरह से बात हुई। लेकिन इसमें एक और फैक्ट है कि एनआईए बना यूपीए सरकार के वक्त में, ठीक है, चिदम्बरम साहब ने बनवाया, फिर एनआईए ने की जांच भी यूपीए सरकार ने दी। यदि मैं ये बात मानूं कि भाई सरकार फंसा रही थी, तो वो एटीएस से एनआईए पर क्यों जाती, ठीक है। और अब उसमें एक बदलाव, एक ट्विस्ट और है कि वो जांच चली जाती है 2011 में एटीएस एनआईए के पास, लेकिन एनआईए चार्जशीट फाइल करती है 2016 में, जब ड्रॉप कर देती है बहुत सारे महत्वपूर्ण आरोपों को, और उस समय निजाम बदल चुका होता है। तो वो आरके सिंह हो, वो हेमंत करकरे हो या एनआईए हो, सब बिहेव तो महाराणा प्रताप की पुतली की तरह से करते हैं ना। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, और इसमें थोड़ा सा ये एक दुखद भी मुझे लगता है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बार जांच एजेंसियों में भी पॉलिटिकल लीडरशिप का इन्फ्लुएंस होता है। इसको झुटलाने से कोई फायदा नहीं है, हम और आप जानते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए, ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए, ना किसी को फंसाने में, ना किसी को छुड़ाने में। हाँ, जांच जो है वो जांच की तरह होनी चाहिए। आप भी उस पन्ने दर पन्ने इस बात को खोलती है कि सब कुछ कैसे हुआ, क्या बदला। बहुत सारी बातें हुई, अभिनव भारत पर भी बात हुई, लेकिन हमारे पास वक्त कम है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो आपने आखिर में किया, वो सवाल हिंदू टेरर से जुड़ा हुआ है, शायद आपने उसको उस तरह से जोड़ा है कि नहीं, कम्युनल वायलेंस बिल का। हाँ, उस पर चर्चा नहीं हुई है ज्यादातर। एक्चुअली वो बड़ी एक्सरसाइज मैं समझता हूँ। जी हाँ, मैं उस पर जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि हिंदू टेरर की बात तो फिर भी बीच बीच में हुई है। हाँ, और बात भी हुई है, और इस फैसले के बाद फिर से ये चर्चा गर्म हो गई है, ये चर्चा फिर से प्रासंगिक हो गई है। लेकिन चूंकि कम्युनल वायलेंस बिल अंततः पास नहीं हुआ, इसीलिए वो मुद्दा एक तरह से दब गया। लेकिन मैं बहुत कम शब्दों में, कॉन्स्पिरेसी के तौर पे कह लें या एक्सरसाइज के तौर पे, तो बड़ा मुद्दा था ना वो। जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि कम्युनल वायलेंस बिल एक बहुत ही एक गहराई से सोच समझ के, बहुत ही प्लान करके लाया गया एक विधेयक था। आपको हैरानी होगी सर, आपने देखा होगा 5 बार इसको लाया गया, 5 बार उसको लाने का प्रयास हुआ और वापस हुआ, बदलाव हुए, फिर लाया गया। अंततः आखिर में वो फाइनली विड्रॉ हुआ जब यूपीए सरकार, बिल्कुल फरवरी का महीना था, बिल्कुल चुनाव आ गए थे, देश में चुनाव कैंपेन शुरू हो गया था। उस समय तक अंतिम सत्र तक किसी तरह उस बिल को पास करी। इतना उतावलापन क्यों? सीधी सी बात थी। थ्योरी को पुख्ता करता है हिंदू टेरर की थ्योरी को, कि सरकार के कुछ लोग, सरकार पूरी ना भी कहूं तो कुछ लोग, वो हिंदू टेरर को आगे लंबे समय तक एस्टेब्लिश करने में इस बिल का इस्तेमाल, क्योंकि आपने जैसे लिखा ये माइनॉरिटी के लिए नहीं, मेजॉरिटी के लिए फंसाने की एक्सरसाइज का बिल था। देखिए, कम्युनल वायलेंस बिल में बहुत इससे हमें राजनीति की भी बहुत अच्छी एक इसमें हमें आईना दिखेगा और थोड़ी बारीकी समझ भी आएगी। कम्युनल वायलेंस बिल में 2 बड़े मुद्दे थे जो आपत्तिजनक थे।
एक बड़ा मुद्दा जिस पर सबसे कड़ी आपत्ति भारतीय जनता पार्टी की थी वो ये थी कि उस बिल को, उस विधेयक के प्रावधान ऐसे बनाए गए थे कि कहीं भी किसी तरह की जातीय हिंसा होगी तो वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी ही हमेशा उसमें दोषी होगी। या उसमें पहले से एक प्रिजम्पशन था, यानी कोई भी हिंसा करे वो बिल ये कहता है कि वहां की मेजॉरिटी पर उसका ओनस आएगा, यानी दोष उस पर होगा। अब ये किस तरह का मतलब ये न्याय है? एक बात इसमें ये थी जो सबसे आपत्तिजनक थी। दूसरी आपत्तिजनक चीज थी कि जो प्रभावित एरिया होगा, जो प्रभावित इलाका होगा, उस इलाके के उस अवधि तक जब तक वहां हिंसा है, गड़बड़ी है, मुश्किल है, उस समय तक वहां का लॉ एंड ऑर्डर केंद्र के चार्ज में चला जाएगा, जबकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है। अब यहां देखिए हुआ क्या, ये मेजॉरिटी कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा करना हमेशा के लिए, कहीं भी कोई भी मुद्दा तो उसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी को आपने हमेशा के लिए दंगाई मान करके चल रही है, पूरी न्याय व्यवस्था उसको दंगाई मान के चलेगी उस बिल के मुताबिक। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को बहुत कड़ा इस पर आपत्ति थी। उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बहुत खुल करके बोला था। सबसे पहले उन्होंने मुद्दा उठाया था, विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने और तमाम लोगों ने बोला था। दूसरी आपत्ति वो लॉ एंड ऑर्डर वाली थी। इस पे कोई भी रीजनल पार्टी जो कि यूपीए का हिस्सा थे, भारतीय जनता पार्टी तो एनडीए तो विपक्ष में थी, एनडीए को छोड़िए, यूपीए का कोई रीजनल पार्टनर इसको समर्थन करने को तैयार नहीं था, क्योंकि कौन मुख्यमंत्री ये बर्दाश्त करेगा कि उसके प्रदेश में कहीं कोई गड़बड़ी हो तो लॉ एंड ऑर्डर उसके मुख्यमंत्री होते हुए लॉ एंड ऑर्डर दूसरी ताकत को हैंडओवर कर दिया जाए। और उसमें फिर बहुत सी ऐसी बारीकियां आती है जिसको बहुत मुश्किल है उसको व्यावहारिक रूप में ला पाना। तो ये तो फिर एक दूसरे किस्म की हम अपनी सरकार की व्यवस्था ही बदल रहे हैं। तो रीजनल पावर इसलिए विरोध पर अड़े थे कि ये लॉ एंड ऑर्डर को टेक ओवर करने वाला सवाल था, वो फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर भी सवाल। हाँ, तो ये दोनों थे, इसीलिए वो लौट के फिर गया। वो झोला वाला एक बॉडी बनी थी एनएससी, वहां कुछ झोला वाले बैठे थे, उन्होंने ये बिल बनाया था जिस पर सरकार की 5 बार किरकिरी हुई, बार बार होती रही, और विड्रॉ होता था, फिर अमेंड होता था, ये सब चलता रहा। फिर एनएससी के पास गया, एनएससी ने उसको रीलुक किया, फिर एक नया बिल बना कर दिया जिसमें कुछ आपत्तियों को कुछ हद तक ठीक करने का प्रयास हुआ, खासकर ये रीजनल वाला। लेकिन वो बिल अंततः पारित नहीं हुआ। उसके पीछे एक वाक्य और जोड़ना चाहूंगी कि कॉमनल वायलेंस बिल को लेकर एक तो उसके प्रावधानों से कड़ी आपत्ति थी, वो बहुत ही चिंता पैदा करने वाले प्रावधान थे। दूसरी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में ये बहुत मजबूत एक एहसास उनके अंदर था कि एनआईए के बिल को भी इसी तरह यूपीए के कोई सहयोगी पारित करवाने को तैयार नहीं थे। मुंबई हमला जैसी, जो भारत की धरती पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला आज तक का है, मुंबई हमले के बाद भी एनआईए के बिल को जो रीजनल पार्टियां थी, रीजनल पार्टियां उसको समर्थन नहीं कर रही थी, क्योंकि एनआईए के बिल में यह है कि एक राज्य से दूसरे राज्य, मल्टीपल राज्यों में इन्वेस्टिगेशन एनआईए को यह अधिकार है राज्यों में जाके जांच करने का। तो ये बात थी, इस पर वो तैयार नहीं थे। लेकिन विपक्ष ने स्वर्गीय अरुण जेटली जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, सब ने मिलकर के पुरजोर उसका समर्थन किया। चिदम्बरम जी गृह मंत्री थे और कहा कि नहीं, इस बिल की बहुत जरूरत है, अगर आतंकवाद से लड़ना है, उसको काबू करना है। तो बीजेपी के समर्थन से वो बिल पारित हुआ और वो एनआईए पारित हुआ, और एनआईए हिंदू टेरर के केस का पूरा वो ताना बाना बन गया। तो कहीं ना कहीं ये एहसास भी था कि हम बिल पारित करवाएं और हमारे ही ऊपर ये आए। तो कम्युनल वायलेंस बिल को तो सर पारित होना ही नहीं था और ना वो हो पाया। नहीं, एक्सरसाइज तो मेरे ख्याल से इतनी एक्सरसाइज तो किसी बिल को लेकर नहीं हुई। खैर, आखिरी बात बहुत छोटी सी पूछना चाहता हूँ कि जो जांच एजेंसीज हैं, इस सारे मसले में जांच एजेंसी सवालों के घेरे में,
चाहे एटीएस हो, एनआई हो या और जो भी लोग रहे, क्या आप समझते हो कि निजाम बदल गया? अब तो 10 साल से 11 साल से मोदी सरकार है, एनडीए की सरकार है। निजाम बदलने से एजेंसियों का बर्ताव बदला है? या अब भी वो यस बॉस में ही भूमिका में है? एचएमवी जिसे आप बोलते हैं, आर दे स्टिल एचएमवी? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर हमारी किसी भी एजेंसी के आप पावर्स और उनकी व्यवस्था को देखें, तो हमारी किसी एजेंसी को कोई ये आवश्यकता नहीं है पॉलिटिकल बॉसेस से किसी तरह का निर्देश लेने की। हमारी एजेंसियों को इतनी ताकत हमारे कानून में दी गई है। आप छोड़िए एटीएस को, आप छोड़िए एनआईए को, ये तो बहुत प्रीमियर एजेंसीज हैं। एक लोकल थाने का अधिकारी जो है हमारा एसएचओ, वो भी चाहे तो देश में एक अपराध ना हो पाए। इतनी ताकत हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को कानून देता है। मेरा ये मानना है कि चाहे वो आतंकवाद की जांच हो, चाहे वो लोकल क्राइम हो, चाहे राजनेताओं से जुड़े केसेस हो, जब एक प्री डिटर्मिन्ड स्क्रिप्ट के साथ कोई काम किया जाएगा तो वो देश के लिए खतरनाक है, और उसमें मुझे ये लगता है कि वो उसका हमेशा देश को नुकसान ही होगा। समाज को ओपन माइंड के साथ, निष्पक्ष और ओपन माइंड के साथ जांच होनी चाहिए, और पॉलिटिकल बॉसेस कोई भी हो। इसीलिए मुझे लगता है कि एजेंसीज को इतने अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों का उनके अधिकारियों को प्रयोग करना चाहिए और कानून सम्मत काम करना चाहिए। किसी पॉलिटिकल स्क्रिप्ट को फॉलो करना कितना खतरनाक होगा, आप हिंदू टेरर के केसेस देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। 17 साल आपने लोगों की रेपुटेशन, उनकी जिंदगी, उनका करियर, उनके परिवार का जो आपने डैमेज किया, क्या वो लौट कर कभी आएगा? आज वो बरी हो गए, लेकिन दुनिया भर में जो हिंदू टेरर इतने साल तक चर्चा में रहा, आप इंटरनेट पे सर्च करिए हिंदू टेरर के बारे में क्या क्या लिखा जाता है। इसका क्या? ठीक, मुझे नहीं लगता कि कोर्ट से बरी होने से पूरा मामला खत्म हो गया। कुछ तो नुकसान फिर भी हो ही गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, और मैं फिर से बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपको धन्यवाद कि आपने इतने विस्तार से आपको एक बार पढ़ें तो कुछ बातें समझ में आएंगी, कुछ दरवाजे खुलेंगे, और आपके जो पब्लिशर हैं उनको भी बहुत मुबारकबाद। जी, मैं आपके सुनने वालों को ये बताना चाहूंगी कि ये पुस्तक 2023 में आई थी। समय से पहले थी या नहीं थी, कम से कम कुछ लोगों को कई बातों का पता चला जो उनको पता ही नहीं था। मुझे फोन करके बताते थे कि अरे हमें तो ये सब पता ही नहीं था। लेकिन कुछ समय के बाद इस पुस्तक का हिंदी और मराठी अनुवाद भी हुआ, और वो भी उपलब्ध है। तो जो मराठी भाषा के जानकार हैं या जो हिंदी में पढ़ना चाहें, उनको भी ये पुस्तक उपलब्ध है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने किसी भी भाषा में पढ़ें, जरूर पढ़ें, एक बार कुछ बातें खुलेंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपने इस पर ये सारे इसके पहलू आपने अपने डिस्कशन में लाए। थैंक यू, नमस्कार। अच्छा लगा मुझे किताब को देखकर भी और पढ़कर। बिल्कुल।